आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं ब्रीफिंग अबाउट प्रोमिसेस। एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस जो हमारे हैं वो प्रोमिसेस क्या काम करते हैं, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉर हैंडलिंग असिंक्रोनस ऑपरेशंस। असिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल, जब मेरे पास एक डेटा आ रहा है, वो डेटा जब मेरे पास आए तो उस डेटा के लिए बार बार मेरे पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। ऐसा एक ऑपरेशन जब डेटा मेरा अपने आप आता जाए और वो उसमें एम्बेड होता जाए। इस तरह के काम में सबसे ऊपर आते हैं एपीआई। तो ज्यादातर प्रोमिसेस जो काम करते हैं ना, वो काम करते हैं किसके लिए? एपीआई के लिए, सही। तो अभी हम एक ब्रीफ आउट देख रहे हैं कि प्रोमिसेस कैसे काम करेंगे और किस तरीके से वर्क करते हैं। सो आप ये मान के चलिए कि मैं एक बार फाइल बना लूं, एक नहीं, ओके ये भी क्लोज कर देते हैं ना। सो बेसिकली क्या है, अगर हम ये बोले कि हमको एक प्रॉमिस बनाना है, तो प्रॉमिसेस में जो रिक्वायर्ड चीज है ना, वो कुछ चीजें रिक्वायर्ड है और वो मेंशन करनी पड़ेगी। पहली जो चीज है, फर्स्ट थिंग, वो आप ये मान के चलिए कि आपको एक यूआरएल चाहिए होगा, या अगर आपके पास यूआरएल भी नहीं है तो आपको एक टास्क चाहिए होगा। डन। सेकंड चीज ये है, उस टास्क को करने के बाद दो स्टेट में चीजें होती हैं। एक को हम बोलते हैं रिजॉल्व और दूसरे को हम बोलते हैं रिजेक्ट। कि तो आपका काम रिजॉल्व हो जाएगा या फिर आपका काम रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको यह भी बताना पड़ता है कि अगर रिजॉल्व हो गया है तो उसके बाद क्या होगा, और रिजेक्ट हो गया है तो उसके बाद क्या होगा। परफेक्ट। इस तरह का एक फॉर्मेट बनाता है प्रॉमिस अपने आप का। चलो एक प्रॉमिस मैंने यहां पे क्रिएट कर रखा है, उसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया पहले, ठीक है। तो मैं जाके अपना वेरिएबल यहां बना लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने कॉन्स्ट और फेच डेटा करके एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसके आगे मैंने लगाया है एरो फंक्शन, ठीक है। ऑलमोस्ट नोड और रिएक्ट में हम लोग कॉलबैक फंक्शन या एरो फंक्शन ही यूज करते हैं, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमने ये लगाया, एरो डाला और कर्ली ब्रैकेट डाला, परफेक्ट। ये मेरा एरो फंक्शन बन गया। अब इस एरो फंक्शन के अंदर हमें एक प्रॉमिस बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आप रिटर्न लिखेंगे और प्रॉमिस बनाने के लिए आप लिखेंगे न्यू प्रॉमिस। प्रॉमिस का पी कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉमिस यहां पे एक जावास्क्रिप्ट की एक क्लास है। आपके लिए मैं एक बार सबलाइन पे स्विच कर लेता हूं इसको जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में। परफेक्ट। तो प्रॉमिस लिख दिया। अब प्रॉमिस के अंदर वापस से जाके देखो, एक एरो फंक्शन या कॉलबैक फंक्शन बना है वापस। तो आप वापस से इसका ब्रैकेट लगाएंगे, एक एरो फंक्शन यहां पे डिफाइन करेंगे इस तरीके से। कर लिया। और इस प्रॉमिस के ब्रैकेट में आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, दो चीजें आएगी कि एपीआई कॉल हुआ या फेल हो गया। परफेक्ट, इस तरीके से। डन। ना इसके बाद आप यहां जाके अपना टास्क मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका टास्क है। मतलब अगर मान लीजिए आप पास एपीआई कॉल बैक हो रहा है तो आप रेस्पॉन्स ले लो, जेसन में कन्वर्ट कर लो, जो भी है। अभी के लिए मैं एक सिंपल सोबर सी फंक्शनैलिटी डाल रहा हूं। वो फंक्शनैलिटी क्या डाली है मैंने सेट टाइम आउट नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो मैंने यहां पे लिखा सेट टाइम आउट और यहां जाके ब्रैकेट लगा दिया। इसके अंदर वापस से मैंने बना दिया एक एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, सही। और अब देखना, ये जो ब्रैकेट है, इसको पैरामीटर मेरे पास था नहीं कुछ डालने के लिए, सिर्फ मेरे पास काम है करने के लिए। तो काम में मैंने यहां डाल दिया रिजॉल्व। अब आप इस रिजॉल्व फंक्शन को कॉल कर सकते हो और जो भी आपको प्रिंट करवाना है, जैसे भी आप लिख सकते हो एपीआई कॉल्ड, है ना। जो भी आपको लिखवाना है वो लिख दो और ये लिखवाने के बाद यहां आके आप टाइमर डाल दो कि हर 2 सेकंड में ये टाइमर आपको पॉपअप करके दिखा देगा। ऐसे एक छोटा सा प्रॉमिस हमने बनाया है, बट ये प्रॉमिस अभी तक कॉल नहीं होगा क्योंकि रिजॉल्व होने के बाद इसको एक चीज की जरूरत है, इसको बोलते हैं देन कॉल बैक, ठीक है। वो हमने लगाया है यहां पे इस जगह पे। तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आप अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे, जो कि मैं लिखता हूं यहां पे फेच डेटा, लिख दिया। फेच डेटा फंक्शन का नाम लिखने के बाद आप लगाएंगे डॉट देन, कि अगर फंक्शन कॉल किया गया और एपीआई कॉल हुआ तब क्या काम होगा। और देन के अंदर वापस आके हम बना लेंगे हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये हमने बनाया है यहां पे, एरो फंक्शन कंप्लीट किया। एरो फंक्शन के अंदर ऑब्वियस बात कोई डेटा आ रहा है तो उस डेटा को हैंडल कर लो। यहां डेटा डाला और यहां लगा दिया कंसोल डॉट लॉग और हमने इजीली यहां पे पास कर दिया डेटा। इस तरह का फॉर्मेट या सीक्वेंस होता है किसका, प्रोमिसेस का, ठीक है।
आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, ये एक मैंने ब्रीफ आउट कर दिया कि प्रॉमिस काम कैसे करेंगे। ठीक है, सिंटेक्स समझा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द मैप एंड सेट्स। पहले जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे थे तब हमारे पास दो ही डेटा स्ट्रक्चर थे, एरे और ऑब्जेक्ट। अब ECMAScript 6 की वजह से हमारे पास दो और नए डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मैप एंड सेट। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है ऑलरेडी शायद आप लोगों को एक पता होगा, वो काफी टाइप के डेटा को अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, अपने हिसाब से उस डेटा को मैनिपुलेट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है डेटा सेट्स की। तो दो नए डेटा सेट हमें मिले हैं, एक तो मिला है मैप और एक मिला है सेट। पहले मैप को समझते हैं कि अगर मुझे मैप बनाना है तो मैप का फॉर्मेट क्या होगा। मैप बनाने के लिए मैप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका है जावास्क्रिप्ट में, पहले आप एक वेरिएबल बना लो किसी भी नाम से, मैं एम नाम से बना लेता हूं। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे न्यू और आपकी क्लास का नाम। इस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में ना, ECMAScript या जावास्क्रिप्ट में, वो इसी फॉर्मेट में बनते हैं। पहले वेरिएबल बनाया जाएगा, फिर इक्वल टू लगाया जाएगा, फिर न्यू कीवर्ड लिख के उसके आगे आपकी क्लास का नाम लिखा जाएगा। ये मैप बन गया है। ठीक है, मैप बनने के बाद आप मैप में कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। एग्जैक्टली क्लियरली बताऊं तो वैल्यू नहीं डलती है। मैप जो आपका लेता है वो बेसिकली एक पेयर लेता है। पेयर का मतलब है की और वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आप डालेंगे उस वैल्यू को एक की असाइंड होगी और वो की यूनिक होना जरूरी है। परफेक्ट। एंड वैल्यू वो की डालने के लिए आप यूज करेंगे मैप डॉट सेट फंक्शन का। इस तरीके से आप सबसे पहले यहां डालेंगे, फॉर्मेट में दिखा रखा है की, और सेकंड चीज आप डालेंगे वैल्यू। तो मैं यहां से एक फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूं एंड इस तरीके से आप कोई भी की डाल सकते हो, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। अगर आपको मल्टीपल करना है तो आप मल्टीपल इस तरीके से डाले जाओ। परफेक्ट, मैप बन गया, मैप के अंदर वैल्यू डल गई। अब अगर मेरे को क्या करना है, ये वैल्यू प्रिंट करवानी है कि जो भी की 1 पे वैल्यू थी वो वैल्यू मेरे को दे दो, प्रिंट करवा के दे दो। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर यूज करेंगे एक फंक्शन का जिस फंक्शन का नाम है गेट। तो आपका आउटपुट में आ जाएगा आंसर वैल्यू है। तो मैंने लिखा मैप डॉट गेट और इसके अंदर डाल दूंगा मैं अपनी जो भी की मैंने स्पेसिफाई की वो की। इस तरीके से सॉर्टेड। एक बार हम चाहें तो इस प्रोग्राम को एक बार रन भी करके देख सकते हैं, उसके लिए एक फाइल यूज करेंगे और हम ले लेते हैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल। इस कोड को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और एक लाइव रनिंग फाइल में डाल लेते हैं। यहां से हटाया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर यह एम्बेड कर दिया। राइट क्लिक किया, ओपन ब्राउजर किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू द कंसोल, इंस्पेक्ट एंड कंसोल। ठीक है, नाउ एक चीज देख लो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे नाम के लिया था एम, मैं इसी नाम को चेंज करता हूँ, मैप कर देता हूँ इस नाम को, नहीं तो नॉट डिफाइंड के आंसर आएगा। तो मैप में जो भी वैल्यू हमने डाली थी वो की के हेल्प से हमने उसको वैल्यू को प्रिंट करा के देख लिया। दिस इज हाउ मैप वर्क इन हमारे यहाँ पे। अब दूसरी चीज जो आती है उसको हम बोलते हैं सेट्स। सेट्स में एक दिक्कत है कि आपका जो मैप है ना तो वो तो फिर भी डुप्लीकेट वैल्यूज ले लेगा क्योंकि वहां पे कीज के साथ चलती है ना, वैल्यू डुप्लीकेट डाल दी। पहली बात तो सेट में की नहीं डलती है, सिर्फ वैल्यूज डलती है। दूसरी बात, एरे हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, किसी में भी ये रूल नहीं है, सेट में है कि सेट में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करेगा। बस यही पर्पज है सेट बनाने का। तो सेम फॉर्मेट जैसे मैप बनाया था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई भी क्लास आप यूज कर रहे हैं, आप जाएंगे उसका एक वेरिएबल बनाएंगे और आप उसका क्लास को कॉल कर लेंगे। कर लिया, अब आपको अगली चीज जो करनी है वो वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने के लिए यू विल यूज एस डॉट एड फंक्शन का और आप यहां पे डाल देंगे अपनी एक वैल्यू, कॉपी पेस्ट, एक वैल्यू चेंज कर देता हूं मैं इस तरीके से, दो डुप्लीकेट रख लेता हूं दिखाने के लिए सिर्फ कि डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर कर देगा। सही। एंड नाउ हम क्या कर लेंगे, सेट को प्रिंट कर देंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहां जाएंगे कंसोल डॉट लॉग करेंगे और हम हमारे सेट को प्रिंट कर देंगे। चलो चेक करते हैं, दिख रहा है 3 वैल्यू डाली थी पर 2 ही आई है। तो डुप्लीकेट वैल्यू अगर आपने डाल भी दी है तो वो अपने आप रिमूव कर देगा। दिस हाउ सेट वर्क इन डेटा स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर ऑफ लूप। बेसिकली फोर ऑफ लूप काम करता है एरेज के साथ। क्या करता है, इटरेट्स ओवर इटरेबल ऑब्जेक्ट। एक तरीके से लूप बोल दो या इटरेटर बोल दो इसको, ठीक है, इटरेशन करता है।
नॉर्मल फॉर लूप के अंदर आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कहां से कहां तक चलाना पड़ेगा, इसमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। आप जाइए, मैं चला के दिखाता हूं आपको एक बार। हम यहां जाते हैं, ये सब कुछ हटा देते हैं। हमने एक वेरिएबल बना लिया ए करके और इसमें कुछ वैल्यूज डाल दी, ठीक है। ये वैल्यूज डालने के बाद हम एक फॉर ऑफ लूप लगाएंगे। फॉर लिखा, सिंटेक्स समझा देता हूं पहले। आप जाएंगे और आप एक वेरिएबल बनाएंगे और फिर ऑफ लिखने के बाद एरे का नाम लिखेंगे। तो मैं गया यहां पे वेरिएबल एक्स बनाया, ऑफ ए। इट मींस ए को इटरेट करना है और वैल्यूज किस में स्टोर करनी है, एक्स में। चलो कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां डाला मैंने एक्स। सारी वैल्यूज आ रही है। इटरेटर वो चीज है जो इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यूज होता है। वैल्यू कम करी, लूप में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। लूप वहां तक या इटरेटर वहां तक चलता है जहां तक आपने वैल्यूज डाली है। वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये ज्यादा चलना स्टार्ट कर देगा, वैल्यू कम हो गई तो ये कम चल लेगा, ठीक है। इस तरीके से काम करता है हमारा फॉर ऑफ लूप। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ कोड हमारे पास है, इसको हम बोलते हैं सिंबल्स। नाउ सिंबल्स क्या है, यूनिक एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। यूनिक का मतलब होता है ये डेटा डुप्लीकेट नहीं लेता है। दूसरी बात इम्यूटेबल, एक बार आपने इसमें जो वैल्यू डाल दी, उस वैल्यू को अगर आप मिटा के हटा के, मतलब कोड में अगर आप चेंजेस करें तो चेंज तो ही जाएगी, लेकिन डायनेमिकली आप उन वैल्यूज को चेंज, इट मींस अगर आपने जो डेटा डाला वो यूजर एंड पे सेफ है, वो यूजर एंड पे सिक्योर है, सही। एक सिंबल बनाने के लिए हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, देखो ऑब्वियसली बात है सिंबल खुद भी वो करता है, लेकिन अगर सिंबल को हमने बना लिया कांस्टेंट तो वैसे वैल्यू रीअसाइन नहीं होगी। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सिंबल 1 करके, नाउ इक्वल टू लगाएंगे और सिंबल एक क्लास का नाम है सिंबल, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे मैंने एग्जांपल के लिए डीएससी डाल देता हूं, ठीक है। ऐसे स्टोर कर दिया, सही। एंड सेम पार्ट को मैंने कॉपी करके सिंबल 2 में बना दिया, डन हो गया। नाउ अब मैं यहां गया कंसोल डॉट लॉग, और मैंने यहां पे कंपेयर किया किसको, SYM1 को और SYM2 को। 1 इक्वल टू SYM2। ऑब्वियसली बात है, शायद आपको दिख रहा होगा दोनों में वैल्यू सेम ही डालिए, दोनों में वैल्यू सेम ही है SYM1 और SYM2 में, ठीक है। तो हम यहां जाते हैं, बट आंसर मुझे क्या मिला, फॉल्स। क्यों, वैल्यू सेम डालने के बाद भी वो दोनों को बराबर नहीं बता रहा, क्योंकि क्या होता है ना, इंटरनली जब भी एक डेटा को सिंबल बनाया जाता है तो डेटा एनक्रिप्ट हो जाता है और एक सिंबलाइज फॉर्म में, एक टोकन फॉर्मेट में दिखता है। उसके लिए दोनों जो वैल्यूज है अलग है, क्योंकि वो वैल्यू नहीं पढ़ रहा है, वो ये बोल रहा है कि SYM1 और SYM2 की वैल्यू बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैं इम्यूटेबल हूं और मैं वैल्यू यूनिक रहता हूं, मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम एक वेबसाइट हैंडल कर रहे हैं, उस वेबसाइट में 2 यूजर्स हैं और दोनों यूजर का लॉगिन हो रहा है राज नाम से, तो आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी कि दोनों राज में से राज कौन सा है, उस पर्पस के लिए यूज होते हैं सिंबल्स। एक यूनिक आइडेंटिटी दे देते हैं अपने डेटा को, परफेक्ट। तो आई होप आपको एक ब्रीफ आउट लेक्चर जो चल रहा था हमारे ECMAScript का, वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।